स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज वीडियो में बात करेंगे हम लोग बेसिक अकाउंट टर्म्स के पार्ट 2 की। आज वीडियो में आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा, एक लायबिलिटी और दूसरा है एसेट। ये देखिए एग्जाम में शॉर्ट में भी पूछा जाता है और जितने भी आप न्यूमेरिकल चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से टर्म एसेट्स हैं और कौन से टर्म्स लायबिलिटी। आज वीडियो में आपको मैं एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताऊंगा, उनके टाइप्स के बारे में विद एग्जाम्पल। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लायबिलिटी और एसेट्स में मेन डिफरेंस होता क्या है। तो आपको एक छोटे से एग्जांपल से मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए आपको ये पेन परचेज करना है और आपके पास पैसे नहीं है, घर में भी कोई मेंबर अवेलेबल नहीं है, मगर आपको ये पेन उस टाइम पे परचेज करना है। आप क्या करेंगे, घर के आसपास जो भी स्टेशनरी शॉप है आप उसके पास जाएंगे और उससे कहेंगे भैया मुझे ये पेन चाहिए। वो शॉपकीपर आपके जान पहचान का है, तो आप उससे कहेंगे भैया पेन मुझे अभी भेज दो और मेरे पेरेंट्स जब आएंगे इवनिंग में वो आपको पैसे दे देंगे। तो वो क्या करेगा, अपने रजिस्टर में आपका नाम लिख देगा और आपको ये पेन सेल आउट कर देगा। अब ये जो पेन आप परचेज कर रहे हैं ये पेन क्या है, एसेट, क्योंकि अब ये आपने खरीद लिया। अब वो ओनर जो शॉपकीपर है वो आपसे पेन वापस नहीं लेगा, मगर इस पेन के पैसे अभी तक आपने उसको नहीं दिए। वो पेन के पैसे इवनिंग में आपके पेरेंट्स देंगे। तो ये जो पेन आप अभी परचेज कर रहे हैं ये उधार परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट पे, और जैसी टर्म क्रेडिट आता है उसका मतलब क्या होता है, लायबिलिटी। तो जो पेन है वो एसेट्स है और जो इसके पैसे हैं वो क्या कहलाएंगे, लायबिलिटी। तो यहां पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, लायबिलिटी रिफर्स टू एनी अमाउंट ओड बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स। तो जो पैसे बिजनेस क्या करता है, ओट करता है किसी भी आउटसाइडर को, किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी ओनर को, वो कहलाती हैं लायबिलिटीज। तो वो पैसा जो आपको आउटसाइडर्स को, थर्ड पार्टी को लौटाना है, पैसे देने हैं, वापस करने हैं, वो अमाउंट कहलाता है आपका लायबिलिटी। इस लायबिलिटी का देखिए एक फॉर्मूला होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल। अब देखिए एसेट क्या होता है, टोटल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर, और कैपिटल होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो वो पैसे जो ओनर ने खुद इन्वेस्ट किए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो कैपिटल है। तो टोटल एसेट्स में जब आप कैपिटल माइनस कर देंगे तो जो पैसे बचेंगे वो कहलाती है आपकी लायबिलिटी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लायबिलिटी का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। तो एनी अमाउंट ओड बाय द बिजनेस एंटिटी टू आउटसाइडर्स टू थर्ड पार्टी, और वो पैसे जो आपको फ्यूचर में रिटर्न करने हैं वो लायबिलिटी कहलाती है। अब यहां पे देखिए इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इंटरनल लायबिलिटी। अब देखिए इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेड बाय द बिजनेस एंटिटी टू ओनर। तो जो भी पैसे ओनर को बिजनेस लौटाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। इसमें देखिए दो ही अमाउंट आते हैं, एक तो कैपिटल जो ओनर ने अपने बिजनेस में लगाया है, और दूसरा होता है प्रॉफिट। तो जो भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा वो भी ओनर क्या करता है, रिसीव करता है। तो जो भी बिजनेस है, जो भी फर्म्स हैं, वो ओनर को जो भी पैसे रिटर्न करेंगे फ्यूचर में वो आपका इंटरनल लायबिलिटी में आता है। एक कैपिटल और दूसरा होता है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सेकेंड टर्म होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। मेन लायबिलिटी देखिए यही है। तो जो भी बिजनेस एंटिटी है, जो भी बिजनेस है, वो किसी भी आउटसाइडर को अगर 1 रुपये भी फ्यूचर में रिटर्न करेगा तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। जैसे एम्प्लॉयज जो कंपनी में काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, उसको जो भी पैसे आप क्या करते हैं, पे करते हैं। जैसे सैलरी है, वेजेस है, एट प्रेजेंट में आपने पे नहीं की, आपने कहा भैया आपको पैसे इस महीने नहीं मिलेंगे, अगले महीने मिलेंगे। तो इस महीने की जो सैलरी या वेजेस आपने एम्प्लॉयज को नहीं पे किए, जो आप फ्यूचर में पे करेंगे, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी का पार्ट है। बैंक से लोन लिया बिजनेस ने, ठीक है, अब ये बैंक जो लोन का पैसा लेगा, जो इंस्टॉलमेंट्स लेगा, वो किस में आएगा, आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी में। तो जो भी बिजनेस है उसे किसी भी आउटसाइडर को, बिजनेस के बाहर किसी को भी पैसे रिटर्न करने, किसी भी पर्पज से आपने पैसे लिए हैं, सामान उधार लिया है, क्रेडिट पे लिया है, और वो पैसा जो आप रिटर्न करेंगे वो किसका पार्ट होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी का। तो यहाँ पे ओनर की बात होती है, यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर, कोई भी थर्ड पार्टी है जिसको पैसे आपको क्या करने होते हैं, रिफंड करने होंगे। नेक्स्ट होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। इसको कॉपी में लिख दीजिएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी का दूसरा नाम होता है फिक्स्ड लायबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो बिजनेस है वो दो टाइप ऑफ लायबिलिटीज रखता है, एक
शॉर्ट नेचर की और एक होता है लॉन्ग नेचर की। शॉर्ट नेचर का मीन्स होता है विद इन ईयर उसे ये पैसे लौटाने हैं, और लॉन्ग लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये मोर देन 1 ईयर। अगर आपने कोई भी लाइबिलिटी है उसको आप 1 साल से ज़्यादा पैसे देंगे तो वो आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी। जैसे आपने बैंक से लोन लिया है मान लीजिए 10 लाख रुपए का, और आप बैंक को 5 साल तक पैसे लौटाएंगे, तो इसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा है, इसलिए किसमें आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी में। तो जितनी भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग नेचर की लाइबिलिटी है जिसको आपको पैसे रिफंड करने हैं मगर उसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा है, 1 साल से कम नहीं है, वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो सकता है, वो आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। इसमें एग्जाम्पल कौन से होंगे आपके, लॉन्ग टर्म लोन, या बैंक से कोई आपने लोन लिया है लॉन्ग टर्म नेचर के, वो आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। करंट लाइबिलिटीज में देखिए वो सारे टर्म्स आते हैं जिसका पेमेंट आपको विद इन द ईयर पे करना है। तो 1 साल के अंदर अगर आपको पैसे लौटाना है तो करंट लाइबिलिटी, 1 साल से ज्यादा का टाइम ड्यूरेशन है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके होते हैं, जैसे बिल्स पेबल, एक होता है क्रेडिटर्स, ठीक है, एक आपका शॉर्ट टर्म लोन। इन सब के बारे में अभी आपको मैं इसी चैप्टर में आगे डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। बस ये लिख लीजिएगा कि नॉन करंट लाइबिलिटी में आपका लॉन्ग टर्म लोन होगा या कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, तो जहां पे भी लॉन्ग टर्म है 1 साल से ज्यादा, वो सब आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा, और जिसका भी टाइम ड्यूरेशन विद इन अ ईयर है वो आपका करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आपका ज्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है। देखिए कंटीजेंट लाइबिलिटी एक्चुअली में लाइबिलिटी नहीं होती है, इसको आप क्या करते हैं, एज अ फुट नोट अलग से रिकॉर्ड करते हैं। करंट लाइबिलिटी का देखिए सिंपल मीन्स क्या होता है, एनी लाइबिलिटी विच मे अकर इन फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ एनी इवेंट। तो ये वो लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में लाइबिलिटी हो सकती है अगर कुछ इवेंट आपके क्या होंगे, अकर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल केस पेंडिंग इन कोर्ट, 2 बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन पे केस कर दिया कि भैया इसने मुझसे सामान उधार लिया था और मुझे पैसे नहीं लौटाए, या बैंक ने आपके ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया, या किसी भी आउटसाइडर ने आपके ऊपर केस कर दिया कि आपने उस पर्सन को पैसे नहीं लौटाए। अब ये केस कोर्ट में चल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, जब तक देखिए ये कोर्ट में केस है तब तक आपके ऊपर जो अमाउंट है वो लाइबिलिटी नहीं है, वो कंटीजेंट लाइबिलिटी है। इसको आप रिकॉर्ड करेंगे कंटीजेंट लाइबिलिटी के नाम से, क्योंकि जब तक कोर्ट में ये ऑर्डर नहीं आ जाता कि आपको ये पैसे उस पर्सन को, उस बिजनेसमैन को, उस बैंक को लौटाने हैं, तब तक आपके ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं होगी। तो ये फ्यूचर में लाइबिलिटी हो सकती है अगर आप केस हारेंगे, अगर आप ये केस जीत गए तो आपके ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं होगी। दूसरा एक और एग्जांपल है वारंटी। अब देखिए कंपनीज क्या करती हैं, आपको वारंटी देती है, भैया आपने सामान परचेज किया, इसकी वारंटी आपकी 3 से 4 साल की है। तो अब 3 से 4 साल के अंदर वो सामान खराब नहीं हुआ, कस्टमर ने क्लेम नहीं किया, तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वारंटी पे अगर कोई भी सामान बेचेंगे तो उसे कंटीजेंट लाइबिलिटी के हेडिंग के अंदर लिख देते हैं कि ये लाइबिलिटी होगी अगर कोई इवेंट अकर होगा, इवेंट अगर नहीं हुआ तो वह लाइबिलिटी नहीं होगी। लॉ सूट, लॉ सूट देखिए क्या होता है, अगर कोई कस्टमर कोई सामान परचेज कर रहा है, वो डिफेक्टिव निकल जाता है और वो कंपनी पे केस कर देता है कि मुझे इतना इतना क्लेम चाहिए, या सामान आपने खरीदा जैसे फेयर लवली क्रीम ये सब होते हैं, और आपने कंपनी ने कहा आप फेयर लवली लगाएंगे और गोरे हो जाएंगे, तो किसी काले पर्सन ने क्रीम लगाई और उससे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, तो वो कंपनी पे अगर केस कर रहा है और कह रहा है भैया मैं तो, मुझे कोई बेनिफिट इस प्रोडक्ट से नहीं हुआ, तो आप जो एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हैं वो गलत है, मुझे इतना रिवॉर्ड चाहिए। तो उसने कह दिया मुझे 10 लाख 20 लाख जो भी आपने क्लेम किया है, कंपनी को ये पैसे लौटाने पड़ेंगे। मगर ये आपका कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो अभी किस में आएगा, लॉ सूट के अंदर। अब ये केस अगर आप हार जाते हैं तो आपको वो लायबिलिटी बन जाएगी और आपको ये पैसे कस्टमर को लौटाने होंगे। तो यहाँ पे कस्टमर आप पे केस कर देता है अगर वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, या आपने कुछ क्लेम किया था, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया था और उसको वो बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो आपके ऊपर कंटीजेंट लायबिलिटी है। केस हार गए, पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी लायबिलिटी।
आई होप आपको ये टाइप्स समझ में आ गए होंगे कि लायबिलिटी होती क्या है और इसके टाइप्स। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे सेकेंड टर्म की, जो आपका है एसेट। अब देखिए एसेट मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब आपने स्टेशनरी शॉप से वो पेन खरीदा था, वो पेन अब आपका है, आपके पोजेशन में, आपकी प्रॉपर्टी है। वो शॉपकीपर अब ये पेन आपसे वापस नहीं लेगा, पैसे मांगेगा मगर वो पेन नहीं मांग सकता। तो उसी तरीके से बिजनेस एंटरप्राइज की जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी चीज उसके बिजनेस के पोजेशन में या बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जैसे टेबल, चेयर, फर्नीचर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, मशीन्स, जिस जगह आप बिजनेस रन कर रहे हैं वो बिल्डिंग या जो ऑफिस, जो भी चीज आपने खरीदी हुई है या बैंक से लोन पे ली है, वो जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है एसेट। तो एसेट होता है एनीथिंग विच प्रोवाइड बेनिफिट टू द ओनर, जो प्रेजेंट में या फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा, पैसे अर्न करके देगा, वो है एसेट। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का मीन्स होता है फिक्स एसेट, वो एसेट जो आपके बिजनेस में 1 साल से ज्यादा तक रहेंगे, जैसे मशीन, कंप्यूटर, ठीक है, फर्नीचर जो भी आप यूज कर रहे हैं, या वो सारी चीजें विच इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। तो वो चीज जो ओनर खरीद रहा है बेचने के पर्पज से नहीं, बिजनेस में यूज करने के लिए, और लॉन्ग टर्म तक वो आपको बेनिफिट देता रहेगा, पैसे अर्न करके देगा। जैसे मशीन्स हो गई, ठीक है, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, या और सारी चीजें जो आपके लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस पर रहेंगी, एटलीस्ट 1 साल से ज्यादा। तो वो किसका पार्ट होता है? आपका नॉन करंट एसेट का। इसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, कंप्यूटर, टाइपराइटर, सारी चीजें आती हैं जो आपको 1 साल से ज्यादा तक बिजनेस पर रहेंगे, या जो आप खरीदते ही हैं बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक रन करने के लिए, और ये आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देते रहेंगे। सेकंड देखिए, इसी के अंदर कुछ 2 टाइप्स और होते हैं। फिक्स एसेट्स के अंदर 2 टाइप्स और होते हैं। पहला है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जगह भी आपको यूज होगा। टेंजिबल एसेट्स का देखिए मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस। किसी भी एसेट को अगर आप देख सकते हैं कि ये पेन को मैं देख सकता हूं, तो ये क्या है? टेंजिबल एसेट। तो किसी भी एसेट की अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस है और वो एसेट आपका लॉन्ग टर्म नेचर का है, बिल्डिंग, मशीन, टाइपराइटर, कंप्यूटर, फर्नीचर, या वो सारी जो चीजें बिजनेस में आपकी लॉन्ग टर्म तक रहेंगी, इसी नॉन करंट एसेट का ही एक टाइप होता है टेंजिबल। तो वो सारे एसेट जो लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस पे रहेंगे और जिसको आप देख सकते हैं, जिसकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है और वो आपको पैसे अर्न करके दे रही है, मॉनेटरी बेनिफिट दे रही है, तो वो किसका पार्ट होगा? टेंजिबल एसेट का। इसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस, सारी चीजें आती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं विच है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये सिर्फ आपको क्या करते हैं? आप देख नहीं सकते, मगर ये आपके बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जैसे गुडविल, किसी भी शॉपकीपर की, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन कितनी है, जितनी अच्छी रेपुटेशन होगी, रिलायंस कंपनी इतनी अच्छी रेपुटेशन है, कोई भी नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करेगी या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स भी आप क्या करेंगे, जैसी मार्केट में आएंगे आप उसे खरीद लेंगे, क्योंकि आपको कंपनी पे ट्रस्ट है। और ये क्या कहलाता है? गुडविल, रेपुटेशन, मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है। तो ये आप देख नहीं सकते, मगर ये आपको मॉनेटरी सेंस में बेनिफिट देंगे। जितनी अच्छी गुडविल होगी, जितनी अच्छी रेपुटेशन है, उतना सामान आप महंगा बेच सकते हैं, उतनी ज्यादा सेल्स होगी। तो वो सारे एसेट जो आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट तो दे रहे हैं, मगर उसको आप देख नहीं सकते, तो वो किसका पार्ट होता है? आपका इनटेंजिबल एसेट्स का। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। गुडविल मतलब रेपुटेशन, आप जो पेटेंट कराते हैं अपने सामान का, ठीक है, तो उस तरीके से कॉपीराइट, कि कोई दूसरा पर्सन आपको कॉपी ना कर ले। जैसे जो फिल्म्स होती हैं उसकी कॉपीराइट होती है कि भाई मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, मैंने ये गाना लिखा है, तो उसका मैंने कॉपीराइट ले लिया कि कोई और पर्सन अपने नाम से उसको रिलीज ना कर दे, वो मुझे पैसे देगा क्योंकि इसका कॉपीराइट ओनरशिप मेरे पास है। तो ये सारी चीजें आप देख नहीं सकते, मगर ये इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट देगी। अब बात कर लेते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो विद इन अ ईयर आपके चेंज होते हैं। सर्कुलेटिंग एसेट्स भी इनको बोलते हैं, जो अपने शेप को चेंज कर देंगे। जैसे मेरे पास अभी मान लीजिए 10,000 रुपये है और मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, स्टॉक खरीदना है जिससे मैं सामान बनाऊंगा, तो ये 10,000 रुपये करंट एसेट है।
मगर 10,000 मार्केट में जाके ये स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो स्टॉक जब प्रोडक्ट बनेगा और मार्केट में सेल आउट होगा तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में। तो वो एसेट जो अपने फॉर्म को जल्दी विद इन अ ईयर चेंज करता रहता है वो होता है करंट एसेट। एंड दीज आर दोज एसेट विच आर मेंट फॉर रीसेल। वो सारी चीजें जो आप खरीदते ही बेचने के लिए हैं वो करंट एसेट्स में आती हैं। जैसे मान लीजिए मैं बिल्डिंग को खरीद रहा हूं बेचने के लिए, तो बिल्डिंग आपकी लाखों रुपए की है, तो उसको मैं यूज करने के पर्पज से नहीं कर रहा हूं, उसको मैं रीसेल के पर्पज से ही खरीद रहा हूं, तो वो किस में आएगा, करंट एसेट्स में। अगर मैं उसको यूज करने के पर्पज से कि चलो यहाँ पे बिजनेस रन करते हैं, ऑफिस ओपन करते हैं, तो वो आपका नॉन करंट एसेट। तो याद रखिएगा वो सारी चीजें जो आप रीसेल के पर्पज से परचेज कर रहे हैं जिसकी लाइफ 1 साल से कम है, ठीक है, जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स, या वो सारी चीजें जिसको 1 साल के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइफ उसकी बहुत शॉर्ट है, वो सब करंट एसेट्स में आता है, जिसको आप सर्कुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और वो सारे एसेट जो आप रीसेल के पर्पज से नहीं खरीद रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए ताकि लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट मिलता रहे और जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, वो नॉन करंट एसेट्स में आता है। नेक्स्ट देखिए टाइप फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। अब देखिए ये वो एसेट होता है जो टेंजिबल या इंटेंजिबल नेचर का नहीं है। दीज आर दोज एसेट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश। ये वो एसेट होता है जिसको बेच के कभी भी बिजनेसमैन या बिजनेस फर्म्स कैश में पैसे रिसीव नहीं करती है। ये आपको बेनिफिट तो देंगे मगर ये एसेट्स आपके कैश में कभी भी रियलाइज्ड नहीं होते हैं। इसको आप कह सकते हैं एक फॉर्म ऑफ लॉस। जैसे कोई भी बिजनेसमैन है वो एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च कर रहे हैं और उससे उसे बेनिफिट होगा, उसकी सेल्स इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, लॉन्ग टर्म तक उसे बेनिफिट होगा। अगर वो टीवी में मान लीजिए 5-6 महीने के लिए भी ऐड दे देता है तो उससे उसकी सेल्स इंक्रीज होगी, बेनिफिट भी आपको 1-2 साल तक मिलता रहेगा। मगर जब आपको पैसे की जरूरत है उस एडवर्टाइजमेंट को बेच के आप कैश में पैसे रिसीव नहीं कर सकते। तो वो सारे एसेट जिसको बेच के आप कैश में पैसे रिसीव नहीं कर सकते, बहुत सारे ऑफर्स कंपनी देती है, डिस्काउंट ऑफर्स है, या एक प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो आपको क्या हो, एक प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, या और भी सारी चीजें। ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए लॉस होता है। एसेट्स तो है कि आपको बेनिफिट दे रहा है मगर उनको पर्टिकुलरली सेल आउट करके आप कैश में पैसे रिसीव नहीं कर सकते। एंड लास्ट एसेट होता है वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट का देखिए मतलब क्या होता है, ये हो सकता है बहुत बच्चों की बुक में एट प्रेजेंट में ना हो मगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। वेस्टिंग एसेट देखिए वो एसेट है जो आपको बेनिफिट एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक ही देता है। जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है 2 बिजनेसमैन के अंदर कि भैया 1 साल तक हम दोनों मिलके कोई प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो जैसे ही 1 साल खत्म होगा अब उसका बेनिफिट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका वेस्टिंग एसेट। या एक कोल माइन है, वहां से आप कोल निकाल रहे हैं, तो जब तक आपका एग्रीमेंट है या जब तक वहां से कोल आपको रिसीव हो रहा है तब तक उस जगह का बेनिफिट है, उसके बाद वो वेस्टिंग एसेट में चली जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो एग्रीमेंट पे बेस्ड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होते हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं और जैसे ही वो खत्म होंगे उस एसेट की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, अब आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, वो वेस्टिंग एसेट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लायबिलिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, डिटेल में समझ में आ गया होगा, एसेट्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, फिर से एक बार रिकैप करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और बुक में एक बार आप जब रीड करेंगे तो अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा थ्योरी में तो हर बच्चा इसके बारे में आराम से अब डिटेल में लिख सकता है। तो इसको कॉपीज में नोट डाउन करिए, रीड करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टर्म्स के साथ।